चलो बेटा, हम लोगों ने कल क्या स्टेप किया था? रेस्पिरेशन किया था, ठीक है। तो हम लोग कल रेस्पिरेशन में प्लांट पढ़ रहे थे। पहले आप लोग ये बताओ, आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो गए, किस के हुए हैं? कल से होंगे सब। कल से। डेली तो नहीं है? डेली नहीं है ना? डेली भी नहीं है बेटा, डेली तो नहीं है ना? तुम्हारा एग्जाम कितने बजे से है विशेष? तो तेरा तो आ जाएगा ना, तो तू क्यों कर रहा है खतरा? जो लोग कोचिंग नहीं आ पाएंगे उनकी बता रहा हूँ मैं। दूसरा, अभी एग्जाम हो रहा है तो उससे क्या फर्क है, लेकिन कोचिंग आना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे कोचिंग नहीं आ पाएंगे उनको छुट्टी मिलेगी पहली बात तो उस दिन जिस दिन एग्जाम होगा, सही है। और बकाया है, आप लोग चारों पीछे सब लोग, आप लोगों का एग्जाम है ना, तो आप लोग क्या करना, एक एप्लीकेशन बनाना सब लोग एक एक, और उसमें जिस जिस दिन पेपर है तुम्हारे, सही है, वो डेट डाल के और छुट्टी की वो दे देना, ठीक है। कि हमें इसे, जैसे आपका 12 को है, इसके बाद कब है? 14, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इन लोगों का 19, ठीक है। तो आपको 4 दिन छुट्टी चाहिए, तो आप 4 या 5 दिन की, हाँ ठीक है, 5 एग्जाम है आपके, 5 दिन चाहिए, तो आप 5 डेट डाल के और वहां लिख देना कि हमें सर इतनी छुट्टी चाहिए और हमारे एग्जाम है। बकाया आप लोग को ऐसा नहीं कि कल पेपर है तो आज भी छुट्टी करना है फालतू में, ये नहीं होगा। 18 को तुम्हारा पेपर है, कितने बजे से? 11। किसी की भी नहीं। तो क्यों लोगे छुट्टी? फिर कोचिंग आना, सही है। अगर तुम लोग नहीं आ पाओगे तो देना भाई, कोचिंग तो आना जरूरी है ना। अब ऐसा तो ना कि आप लोग बॉर्डर पे जा रहे हो तो यहाँ पे उधर से वहां पे लड़ाई करनी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा थोड़ा ना, पेपर देना है खाली बस, तो क्या करना है। और वो भी ऐसा तो है नहीं कि बहुत हाई फाई पेपर दे रहे हो, बीएससी के पेपर दोगे, उसमें भी आपको एक दिन पहले छुट्टी चाहिए। बहुत अच्छी, चलो ठीक है बेटा। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसे मैंने कल आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था, और दूसरा बताया था क्रेब्स साइकिल के बारे में। किसके बारे में? और तीसरा हमने पढ़ा था बीच में लिंक रिएक्शन। क्या पढ़ा था बेटा? लिंक रिएक्शन। तो आप लोग जल्दी से उसको रिवाइज कर लो एक बार, और रिवाइज करके और मुझे बताओ कि कोई डाउट है तो मैं हालांकि आज फिर से बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें पीडीएफ खोल लेंगे, आपने खोल लेंगे, मैं लेके आया ना आज। ये खुल तो नहीं रहा, ये नहीं आ रहा, उन्हें भी नहीं खुल पाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया है। ऐसी उंगली काम नहीं कर रही। अरे ये वैसा हो रहा है। अरे ये लोकल टाइप का है, कटाता है। चलो तो फिर ऐसा करो, पीडीएफ तुम डाल पाएंगे, पहले सही हो जाएगा फिर डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग बेटा, मैं ऐसा करूंगा, रेस्पिरेशन प्लांट के 2 साइकिल है, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, जिस दिन पीडीएफ से हो जाएगा उसी दिन मैं नोट करवा दूंगा आपको, ठीक है। वो टेंशन ना लो आपको। एंजाइम लिखवाने हैं, लेकिन वो अलग टाइप की साइकिल है पूरी, उसमें कंपाउंड भी बहुत सारे नए हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा और डिटेल में है। तो आप लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा पढ़ा था लिंक रिएक्शन, और तीसरा पढ़ा था क्रेब साइकिल। एक बार आप जल्दी से उनको याद कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज करो, रिवाइज करो, बातें मत करो आप लोग। और मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेशन प्लांट से क्वेश्चन जो आते हैं वो साइकिल वाइकिल नहीं आती, लेकिन आपको एटीपी एनएडीपीएच बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कहां पे कितने एटीपी बन रहे हैं, कहां पे कितने एनएडीपीएच बन रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। करो, रिवाइज करो। बातें कर रहे हैं, रिवाइज करो।
चलो मैं रिवाइज करवाऊं आप लोगों को एक बार, ठीक है। हम लोग पहले एक बार एटीपी और एनएडीपीएच काउंट करते हैं, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया उसका नाम क्या है बेटा? रेस्पिरेशन इन प्लांट। मैंने आप लोगों को ये बताया था, अब बोलो मत कोई भी। मैंने कहा था दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक, ठीक है। मैंने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो तब होता है जब हमारी यूकैरियोटिक सेल हो, उसके पास क्या हो? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो? हालांकि प्रोकैरियोट्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनके पास क्या होता है? मीसोसोम होता है। क्या होता है? मीसोसोम। दूसरा मैंने कहा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है उसका होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन। क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और उससे हमें टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलते हैं 38 एटीपी। अगर एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे कैसा होता है? इनकम्प्लीट। कैसा होता है? हालांकि चाहे एरोबिक हुआ चाहे एनारोबिक हुआ, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होती है, ठीक है। और हमें जो एनारोबिक होता है वहां से मिलते हैं 2 एटीपी। कितने मिलते हैं? 2 एटीपी मिलते हैं। और होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। कैसा होता है? इनकम्प्लीट का मतलब है कि वहां पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, और उसके बाद वो पायरुविक एसिड से हमें क्या मिलेगा? अगर ईस्ट के द्वारा हो रहा है तो एल्कोहल और प्लस क्या मिलेगा? CO2। और अगर मसल्स में हो रहा है तो क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। इतना आप लोगों को सबको पता है? सब लोगों को पता है? अब देखो हमें तो काउंट करना है बेटा। हमें एरोबिक की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था एरोबिक की अगर हम बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहां मैंने कहा था एक ग्लूकोज से हमें कितने बनाने हैं बेटा? 38 एटीपी। ये तो करना है हमें। और ये तब बनते हैं जब मैंने कहा था पहले होगा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होगा लिंक रिएक्शन और तीसरा होगा क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको बता रहा हूँ चार्ट बना के, एक ग्लूकोज से कैसे हमें 38 एटीपी मिलेंगे, ठीक है। और हमें चाहिए 38 एटीपी बननी चाहिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। यहाँ अगर मैं बात करूं बेटा तो पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। यहाँ मैंने कहा था ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। कैसा होता है? पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। और मैंने कहा था जो ग्लाइकोलाइसिस तो मिलेगा बेटा, यहाँ पे मैंने कहा था 4 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? और 2 क्या बनते हैं? NADPH। ये तो बनते हैं। और यहाँ पे माइनस कर दो 2 एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी क्या हो जाते हैं? खर्च हो गए। तो मैं यहाँ ऐसे बोल सकता हूँ कि टोटल जो हमें बचे, टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 2 एटीपी और 2 NADPH। ये बात समझ गए आप लोग इतनी? ये तो हुआ ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADPH और 2 ATP। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आती है बेटा? लिंक रिएक्शन आती है, जहां मैंने कहा था कि पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो कहां जाते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, और वहां हमें मिलते हैं 2 NADPH। सही है? वहां पे क्या होता है? हमें मिलते हैं 2 NADPH। ये बात समझ गए आप लोग? क्लियर है इतना? और तीसरा होता है क्या? क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? जो 2 बार होता है, आपको पता है। तो एक बार से हमें कितने NADPH मिलते हैं? 3। कितने मिलते हैं? 3 NADPH, 1 FADH2 और 1 GTP। इतना मिलता है हमें। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे अगर आपको इतना पता है तो वो आपसे कुछ भी पूछे, कैसे भी टाइप से क्वेश्चन दे, आप लोग बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं काउंट करूं तो आप लोग पता है, बोलो मत। यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो मैं बोल सकता हूँ, आप लोग बताओ 2 एटीपी ये हो गए, इसके बाद 2 NADPH का मतलब बेटा 6 एटीपी। कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे हमें? 6 एटीपी। इसके बाद 2 NADPH ये हो गए, तो यहाँ से हमें कितने मिलेंगे? 6 एटीपी। इसके बाद आप लोग बताओ 3 NADPH है। कितने? 3। बेटा आप लोग बताओ क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलती है? 2 बार। तो हम इस इनटू 2 कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलती है? 2 बार। तो आप लोग बताओ यहाँ पे 3 NADPH है, तो 3 3 9 एटीपी और 9 दूनी 18। इसका मतलब 18 एटीपी लगा देना है हम यहाँ पे।
दूसरा एक FeDH2 है तो 2 ATP और 2 से कितने मिल जाएंगे 4, कितने मिल जाएंगे 4 ATP। और अगर एक GTP से मैंने कहा था एक ATP होता है तो इसका मतलब 2 बार तो 2 ATP, ठीक है। तो टोटल हमें ये ऐसे के ATP मिलते हैं इतने, और आपको पता है कि टोटल करोगे तो कितने आएंगे 6 2 8 से 14 और 18 14, बताओ ना 18 14 32 और 6 38, तो हमें मिल जाएंगे टोटल 38 ATP। बस ये होता है तुम्हारा एरोबिक ब्रेकडाउन। आप लोगों को बिल्कुल ऐसे करके पूरा साइकिल ये पता होना चाहिए कि कहां पे कितने NADPH मिल रहे हैं, कहां पे कितने ATP मिल रहे हैं। अब वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने टोटल कितने NADPH मिले, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे 3 यहाँ मिले, 2 यहाँ मिले, 5 और 2 यहाँ मिले 7, सही है। एक FeDH2 मिला, टोटल आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज हमें कहां से मिली है। क्रेब्स साइकिल से क्या मिला है, लिंक रिएक्शन से क्या मिला है, और ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या मिला है। क्लियर है इतना, सब बच्चों क्लियर है इतना? कोई लिखना चाहेगा क्या? देखो और आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, रमना कल क्यों नहीं आए थे? तबीयत नहीं थी, कपड़े पहन के रहोगे फीवर आ जाएगा अगर कम कपड़े पहनोगे, समझ रहे हो? झुके के माथे सीधा जाएगा तो क्या वीडियो में दोगी? अच्छा ये आ जाएगा कि तुम लेट आई हो, तो मैं कहते रहूँ आती लेट आई है चलो कोई बात नहीं, आप लोग लिखो जल्दी से। और बेटा अगर इस चैप्टर में आपको ऐसे पता है फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बन रहा है तो आप लोगों को फिर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। बस इतना ही पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं आप लोगों को। अच्छा इससे बढ़िया फोटोसिंथेसिस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेशन से ज्यादा किससे आते हैं? फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि वहां क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे वहां साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3 C4 बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन ही नहीं पाएंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से, सही बच्चे? आप लोग लगभग बेटा 5-6 घंटे पढ़ लिया करो, ठीक है। कुछ बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है वही मुझे पता है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई करो 5-6 घंटे, ऐसे काम नहीं चलेगा 1-2 घंटे पढ़ाई करके खाली। इतना तो तैयार हो ही जाओ कि अगर पेपर हो तो आप लोग बहुत अच्छे से वहां परफॉर्मेंस कर पाओ। टेस्ट का मैंने बताया नहीं बताया? टेस्ट का फिर उसका होता है बता दिया? हाँ बताया। अरे वो मैंने बताया तो है, लेकिन पहले कंप्लीट तो हो जाए ये मुझे लग रहा है, नहीं हुआ तो फिर मैं चेंज कर दूं, बताओ? ये दोनों चैप्टर नहीं तीनों। अरे कोई और कुछ दे दे? ए कोई बोलो मत, आज मैं शाम को बता दूंगा, ठीक है? अरे बायोटेक्नोलॉजी बता दूंगा मैं, वो ही तो कह रहा हूं, लेकिन मैं कंफर्म कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? एक बार एक साइड से करवाइएगा ना। हाँ तो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, तो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट दे दे फिर। हां वो दे रिप्रोडक्शन वाली, हां पूरी यूनिट, हां पूरी दे दीजिए। 3 यूनिट मतलब 3 चैप्टर है हमारे, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक तो कराया नहीं है, एक हुआ ही नहीं है। कौन सा नहीं हुआ है? अरे वो अभी हुआ नहीं। बात चलो मैं आज
बताता हूँ आपको, फिलहाल क्लोज में दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल अभी टेंशन ना लो, अभी आप लोग पढ़ेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ लिखो। ऐसे ऐसा कर दूंगा। अब गए आप लोग तो पढ़ाई करो बेटा मेहनत से। आप लोग कहीं से कोई टेस्ट है, आप लोग इतना तैयार रहो कि हम दे सकें टेस्ट, ठीक है। पीडीएफ नहीं पढ़ने की बात अब मैं पहले क्लास दे दूंगा कितनी बची हैं, क्योंकि आज क्या हो गया, वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे। मैंने क्या बोला? मैंने बेटा वेडनेसडे बोला। ये तो वही बात हो गई कि एक कह रहा है बृहस्पतिवार है, एक कह रहा है गुरुवार है। अगर कह दो गुरुवार तो बात तो एक ही है। चलो इसके बाद हम लोग किताब निकाल लिया, पीडीएफ तो ओपन नहीं हो रहा है, वरना मैं आपको वैसे बताता था, ठीक है। मैं लेके आया था आज। ये आप क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये सब लोगों को? केल्विन साइकिल में कितना होता है, क्रेब साइकिल में क्या होता है, लेंग में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, क्लियर होना चाहिए। हम लोग किताब समझते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था बेटा? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। पहले क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलाइसिस। मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया था आप लोगों को, एक बार फिर देख लेते हैं। मैंने कहा था यहाँ से देखो, स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, 2 एटीपी खर्च हो रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे बन रहा है एटीपी और यहाँ पे बन रहा है एटीपी ना, और एक यहाँ पे क्या बन रहा है, एनएडीपीएस, ठीक है। यहाँ देखो, तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है समझ लो एक बार, ठीक है। यहाँ वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वो मैंने कहा था सबसे पहले ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। ये अच्छा बताओ कहाँ पे हो रहा है बेटा? तो ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है? और ये दोनों में होता है बोथ प्रोकैरियोटिक, या मैं ऐसे बोलूंगा बोथ एरोबिक और एनारोबिक। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ एरोबिक में भी ये होता है ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक में भी होता है, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पूरी साइकिल आप लोग याद ना करो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को कुछ स्टेप ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले मैंने कहा था कि जब ग्लूकोज होता है क्या होता है बेटा? ग्लूकोज कितने कार्बन है? 6 कार्बन कंपाउंड है। और जब यहाँ पे हम लोग एक फॉस्फेट जोड़ देंगे, यानी कि एटीपी यहाँ पे क्या होगा, खर्च क्या होगा, तो ये बन जाता है क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनता है? क्योंकि कार्बन के 6 नंबर पे क्या लग गया, फॉस्फेट, इसीलिए हमने बोल दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और यहाँ पे एंजाइम होता है आइसोमेरेज। कौन होता है? आइसोमेरेज। यानी कि क्या चेंज होता है इसका, ये हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर चेंज होता है, सही है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ग्लूकोज से क्या बन गया, फ्रक्टोज। दूसरा
यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है? आइसोमेरिक। यहाँ पे कौन सा होता है बेटा? ये दो एंजाइम याद रखना बस, इसके बाद कोई याद मत रखना। एक मैंने और बताया था, यहाँ पे ध्यान रखना एल्डोलेज, बस इतना ध्यान रख लो। कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जब यहाँ पे एक एटीपी और जोड़ेंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक पहले कार्बन भी लग गया और दूसरे कार्बन भी लग गया। अब आप लोग बताओ फ्रक्टोज क्या होती है बेटा? शुगर ही तो होती है। अब ये दो एल्डोलेज जो होता है इसको दो कंपाउंड में तोड़ देता है, 3-3 कार्बन के। एक कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एल्डिहाइड, और दूसरा कौन सा होता है? एसीटोन ग्रुप। कौन सा होता है? एसीटोन, यानी कीटोनिक शुगर होती है। तो यहाँ पे एक तो ये 3-3 कार्बन की है ना, तो एक तो बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब यहाँ पे देखो कौन सी रिएक्शन हो रहा है बेटा? रिवर्सिबल। कौन सा हो रहा है? रिवर्सिबल का मतलब है कि ये इसमें चेंज हो जाएगा, सही है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। कितने बनेंगे? तभी तो हमें आपको एक ग्लूकोज से कितने मिलते हैं? 2 पायरुविक एसिड। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? NAD से NAD बन रहा है, तो यहाँ पे लिखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैं बोल सकता हूँ 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी कि एल्डिहाइड कन्वर्ट किसमें हो गया? एसिड में। किसमें हो गया? एसिड में। तो आप लोग यहाँ बोल सकते हो एल्डिहाइड जो कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे वो किसमें हुआ है बेटा? एसिड में। और हमें यहाँ से क्या मिला? 2 NADH। कितने मिल गए? 2 NADH मिल गए, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? अब आप लोग बताओ, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, जब यहाँ से एक एटीपी, अब यहाँ पे क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी। तो आप लोग बताओ, एक फॉस्फेट दूर हो जाएगा ना, तो ये बचेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बचेगा? फॉस्फोग्लिसरिक। जो पहले कार्बन था वो हट गया, तो कितना बचा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसके बाद इससे बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी ग्लिसरेट। और इसके बाद बेटा 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है, वाटर बाहर निकलता है, वो बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और इसके बाद फिर से एक एटीपी बनता है और बन जाता है क्या? पायरुविक एसिड। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2। तो आप लोग बेसिकली ध्यान रखना, मेरे हिसाब से वो तो पहला तो ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने खर्च कौन कौन से स्टेप पे किए, ध्यान रख लोगे आप लोग? फर्स्ट और थर्ड। पूरा साइकिल याद नहीं रखना है, जो मैं बता रहा हूँ कहीं से क्वेश्चन आएगा, हम गलत नहीं होगा, 100% बता रहा हूँ। एक तो पहला और तीसरा, जहां पे ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज से बना फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था तो बना फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज था तो उससे क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि दोनों फॉस्फेट जो लगे वो लगे फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? एल्डोलेज एंजाइम, जो 2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। एक कौन सा होता है? ए तुम्हारा बोल सकते हैं एसीटोन यानी कीटोनिक, और दूसरा कौन सा होता है? एल्डिहाइड। सही है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। कैसा होता है? यानी कि कन्वर्ट एक दूसरे में हो जाते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जस्ट तुरंत ही क्या बनता है? NADH बनता है। क्या बनता है? NADH। और ये कब बनता है? जब एल्डिहाइड से क्या बनता है? एसिड। बस ये वाला ध्यान रखना है स्टेप। इसके बाद हम लोग ये वाला ध्यान रखो तो रख लेना, वरना लास्ट में एक एटीपी हमें 2 एटीपी और मिलते हैं, यानी कि हमें एटीपी 2 ये मिल गए बेटा, और 2 कौन से मिल गए? ये वाले। तो टोटल कितने मिले हमें? 4। मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन यहाँ 3 कंडीशन आ सकता है। एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टोटल एटीपी का फॉर्मेशन कितना होता है, तो आप कितना लिखोगे? 4। सही है। अगर ऐसे आया नेट गेन एटीपी कितना बनते हैं? तो 2। अगर वो ऐसे बोल रहा है कि ओवरऑल रेस्पिरेशन से, सही है, और एरोबिक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एरोबिक की। तो आप लोग अगर पूछ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस से हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मिलेंगे, तो कितने बताओगे? 8। तो कंडीशन होगी कि कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा है उसने, सही है। नेट गेन तो 2 ग्लाइकोलाइसिस से, अगर वो एरोबिक की बात कर रहा है तो कितने? 8 नेट गेन, और टोटल जो फॉर्मेशन हुआ वो 10 वैसे देखा जाए तो, और वैसे 4 एटीपी। सही है, मैंने आपको हर एक कंडीशन यहाँ पे बता दी। क्वेश्चन कैसे ही पूछे आप लोगों को वो बता देना, ठीक है। और यहाँ से मुझे लग रहा है अब तक जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, यहाँ पे और कुछ पूछा ही नहीं उनने इन साइकिल से। एक बार पूछा था खाली ये वाला एंजाइम जो फर्स्ट वाला, सही है, हेक्सोकाइनेज। एक बार क्वेश्चन आया था तो उसमें पूछा था एटीपी बस, और हमेशा मुझे लग रहा है एटीपी ही पूछता है,
जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब दूसरी बात सुनो बेटा, आप लोग एक बात और सुन लो, अभी मैं बताऊंगा उसको फिर देखो, अगर ये सही होता है, ये क्या होता है, अगर ये पीडीएफ खुलता है इसमें, तो मैं ऐसा करूंगा यहाँ पे वो बुकलेट यहाँ पे डाल दूंगा और आप लोगों को अच्छे से बनवा दूंगा दोबारा, ठीक है, दोबारा से। इसके बाद दूसरी बात सुनो, ये बेटा पायरुविक एसिड है, क्या है, पायरुविक एसिड है। और दूसरा पायरुविक एसिड आप लोग बताओ, ये अब 3 टाइप से इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, कितने टाइप से, 3 टाइप से। वो डिपेंड करेगा कि सेल कौन सा है, सही है। जैसे यहाँ पे देखो, इधर देखो, अगर पायरुविक एसिड आपको बताए ईस्ट सेल है, कौन सा है बेटा, ईस्ट है, तो आप लोग बताओ अब इससे क्या बनेगा, इथाइल एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इथाइल, एक होता है मिथाइल। मिथाइल को नहीं पीते हैं, कौन सा पीते हैं, इथाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता है इथाइल एल्कोहल। दूसरा सुनो, आगे बोलो मत, अगर मसल्स में होता है, किसमें होता है, मसल, तो यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड। एक बात और ध्यान रखना, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था इथाइल के साथ बेटा CO2 ध्यान रखना। और उसके बाद मैंने कहा था मसल्स में बनता है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, और अगर ये तो हो गया एनारोबिक टाइप, अगर ऑक्सीजन है तो कौन सा होगा, एरोबिक ब्रेकडाउन। और एरोबिक का मतलब होता है कि अब इसके बाद लिंक रिएक्शन होगा और क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगा और हमें टोटली 30 एलईडी मिल जाएंगे। समझ गए यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की सब बच्चों क्लियर है। दूसरा देखो, अब लोग अगले बढ़ते थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने कल ही बता दिया था, मैं दोबारा समझा रहा था आपको। अब देखो यहाँ पे आया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब ही होता है, आपको पता है, सही है, एनारोबिक ब्रेकडाउन। और यहाँ पे आपको बताया देखो पायरुविक एसिड है, या तो यहाँ से बनेगा लैक्टिक एसिड या क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2। ये होता है ईस्ट में और ये होता है मसल्स में। क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता मुझे लग रहा है। ये ध्यान रखना कि ये कब होता है, ये वाला चीज, एक पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पे बेटा, ये हाँ ईस्ट पॉइजनिंग कब होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है 13% से ज्यादा एल्कोहल हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ईस्ट पॉइजनिंग। यहाँ से क्वेश्चन को पूछ सकता है ना, ये क्या है, अगर when 1 molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid, अगर कह रहा है yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reach about 30%। समझ गए, जब 30% से अल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो उसका मतलब उसे क्या बोलते हैं, ईस्ट पॉइजनिंग। और उसमें क्या होती है, डेथ हो जाती है ईस्ट की, ठीक है, ये होता है ईस्ट की डेथ, मतलब ईस्ट पॉइजनिंग का मतलब वही है जो वो बेकार हो जाएगा जो बना हुआ है, सही है। अरे ईस्ट का मतलब वही समझ लो, पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा, समझ रहे, जो हम बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनेगा। हर बात में कर लेते हो। अच्छा, इसके बाद देखो, अब ये पायरुविक एसिड है, अगर एरोबिक ब्रेकडाउन होगा तो उसका मतलब क्या होगा, अब ये जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, यानी कि सेल के पास क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पे क्या होगी, क्रेब्स साइकिल, सही है। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की लिंक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन। जहां मैंने कहा था पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल को एंजाइम में, सही है। और वहां से हमें मिलते हैं क्या, 2 NADPH, तो इससे हमें फायदा मिल जाता है, यानी कि हमें 6 ADP मिल जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 क्या होता है, रिलीज। अब आप लोग बताओ एक बात, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है, कितने, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, और वो कितने कार्बन के, 3, कितने कार्बन के, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है बेटा, अगर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 रिलीज हुआ, तो अब जो एसिटाइल कोएंजाइम होगा वो कितने कार्बन होगा, 2, कितने कार्बन होगा। और आपको पता है जब ऑक्सैलो एसिड कितने कार्बन होता है, 4, तो 4 और 2 कितने मिल जाएंगे, 6। जो सिट्रिक एसिड बनता है फर्स्ट कंपाउंड, तो कितने कार्बन होता है, 6 कार्बन। इतना तो आपको हर साइकिल का पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो आ रहा है वो कितने कार्बन है, जो रिसीव कर रहा है वो कितने कार्बन है, और जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है वो कितने कार्बन होता है। जैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, C3 में भी बनता है PGA, सही है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके बाद मैंने कहा था जो C4 साइकिल होती है उसमें क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। और यहाँ पे बनता है सिट्रिक एसिड, जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का होता है एसिटाइल कोए, और उसके साथ मिलके क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड, जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड। इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे नाम से C6 साइकिल, क्या बोल सकते हैं, C6 साइकिल। क्लियर।
तो हम लोग बेटा बात करेंगे अब किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये वाली जो कौन सी रिएक्शन है, ये वाली एनारोबिक लिंक रिएक्शन, कौन सी है? तो यहां मैं बोल सकता हूं, इसे आप लिख लो करके लिंक रिएक्शन, ऐसे लिखो, लिख दिया था ना आपने, लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। समझ गए हम लोग? यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाली जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। समझ गए हम लोग? यहाँ पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आया था मैग्नीशियम आयन, क्या बताया था बेटा? और एंजाइम का नाम क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सही है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है एक CO2 रिमूव होता है, और एक CO2 रिमूव हो जाएगा तो ये वाला बचेगा, वो कितने कार्बन बचेगा, 2 कार्बन, और ये कितने कार्बन था, 3 कार्बन। तो आपको पता है यहाँ पे NADH कितने मिलेंगे हमें, 2, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। और आप लोग बताओ तो यहाँ पे बेटा एसिटाइल को भी कितने बनेंगे, 2। समझ गए हम लोग? तो इसका मतलब क्रेब्स साइकिल भी कितनी बार होगी, 2 बार। क्लियर हुआ? तो सब कुछ हमें अब क्या करना है, डबल काउंट करना है। मैंने कल आपको यही बताया था, जब एक ग्लूकोज बनता है तो वहां चलती है 6 बार कौन सी साइकिल, कैल्विन साइकिल, और जब एक ग्लूकोज टूटता है तो चलती है 2 बार कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल। समझ गए आप लोग? ये बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको फिर बताओ फिर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या प्रॉब्लम है? बच्चे यही चीजें पढ़ नहीं पाते हैं। बुक कैसे पढ़ते हैं, C3 पढ़ रहे हैं तो C3 भी पढ़ेंगे, मतलब सब कुछ भूल जाएंगे, पहले का बाद का ये क्या चल रहा है, बस C3 रट लो जल्दी से। C4 पढ़ रहे हैं तो C4 रट लो जल्दी से, उन्हें ये नहीं पता पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। और चैप्टर मैंने बताया था, स्टडी का मेथड होता है कि आप लोगों को जब तक बेटा, अगर आप सोचो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, अगर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पता ही नहीं तो इसका पढ़ने का फिर क्या फायदा है? ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी उठाए कुछ भी पढ़ने लगो। और यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है बच्चों की, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कमजोर हो जाते हैं, सबसे बड़ा रीजन नहीं होता है। बायोलॉजी में एक बार को चल जाएगा कि आप लोगों ने अगर मान लिया आप लोगों ने अगर डाइजेशन नहीं पढ़ा है तो आप ब्रीथिंग पढ़ सकते हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं चलता। वहां पे जब तक आपको सपोज पीरियोडिक टेबल नहीं आती है, सही है, तो आप लोग फिर इनऑर्गेनिक क्या करोगे बताओ? अगर आपको कार्बन के बारे में सही से नहीं आता है तो आप लोग फिर ऑर्गेनिक क्या करोगे? हम लोग आ जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म डायरेक्ट पता नहीं होता है उसका, IUPAC नेम नहीं आते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, क्या होता है। तो हमें पहले बेस मैनेज करना चाहिए। बेस का मतलब होता है कि स्टार्टिंग की चीजें, छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी चाहिए। जैसे अगर सपोज मानो, मैं आपको जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे फिजिक्स में बच्चे बहुत कमजोर होते हैं ना, लगभग मानते हैं फिजिक्स कमजोर है। आप लोग सबसे पहले तो बेटा एक कोशिश किया करो, फिजिक्स करने से पहले आप लोग एक बार 8वें या 9वें का एक बार मैथ लगा लो पूरा। आपकी फिजिक्स पता है 10% कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। एक बार मैथ लगा लो पूरी, मैथ का मतलब उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, 8वें 9वें 10वें। अगर आप चाहो ज्यादा अच्छे हो तो 10वें करो, और अगर आप थोड़े लो हो तो 8वें करो। 8वें की मैथ मुझे लग रहा है तो 10 दिन में कर दोगे सॉल्व, अगर आप लोग डेली करोगे तो। आपका फिजिक्स में क्वेश्चन करने का जो एक्सपीरियंस होगा वो पता है, इंटरेस्ट होगा वो पता है कितना बढ़ जाएगा, 10%। आप लोगों को छोटी छोटी कैलकुलेशन डर लगता है, और जब वो मैथ सॉल्व करोगे तो आप कैलकुलेशन में क्या हो जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ये सब चीजें होती हैं कि आप लोगों का बेस कितना अच्छा है। बेस का मतलब होता है, जैसे सपोज मानो अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में तो चलो इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको बायोलॉजी का। जैसे सपोज मानो आप लोग अगर फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट। आपको पता है फर्स्ट यूनिट में पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं है कि एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, सही है। अब सपोज आपने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आप कौन सा पढ़ रहे हो, थर्ड चैप्टर, तो आपको क्या उसमें क्या फिर एक आपका वो नहीं बन पाया ना, आप डायरेक्ट आ गए प्लांट किंगडम पे। पहले आपको ये तो बताओ किंगडम कितने होते हैं, और वो पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेकंड चैप्टर। जब तक आप सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ोगे कि 5 किंगडम होते हैं, कौन कौन से एनिमल प्रोकैरियोटिक होते हैं, कौन से यूकैरियोटिक होते हैं, क्यों बने ये 5 किंगडम, या प्लांट किंगडम कौन से नंबर का है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप प्लांट किंगडम को कैसे साइकिल बना पाओगे अपने ब्रेन में। और यही तो बच्चों की सबसे बड़ी कमी होती है, चाहे सेकंड चैप्टर पढ़ा हो ना पढ़ाओ, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एनिमल किंगडम डायरेक्ट।
तो ये नहीं करना है, आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से बिल्कुल सीक्वेंस लेके चलना है। और मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं, बहुत सारी बातें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जैसे मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं कोई, अब तो मुझे पता है वो चीज, लेकिन उस टाइम नहीं पता था, मुझे खूब ध्यान है। मेरा एक डाउट था 9th का कि ये कैसे होता है, मैं कर लेता था लेकिन मुझे एक्यूरेट नहीं पता था। मैंने 10th पास कर लिया, 9th में का डाउट था, 10th में भी मेरे अच्छे नंबर थे मैथ में, और मैंने कर भी लिया, पास भी हो गया अच्छे से। और वो मुझे आज तक नहीं पता था। थोड़े दिन पहले मैंने किसी से पूछा था कि ये कैसे होता है यार, तो उसने बताया कि ऐसे होता है। तो मैंने कहा सोचो, एक 9th का डॉट, और मैंने कब आगे पूछा, अब आगे। तो आप लोग भी ऐसी कमियां मत रखा करो। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि छोटे छोटे पहले हमें ये चीजें आनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कुछ बच्चे होते हैं बहुत सारे कठिन क्वेश्चन लगाने लगते हैं कि ये वाली किताब लगा लो, DC पांडे लगा लो, सही है, ये लगा लो, वो लगा लो। अबे गधों, पहले तुम्हें छोटे छोटे चीजें आनी चाहिए। आप लोग जब तक छोटे, मैं कहता हूँ हमेशा, आप लोग कठिन क्वेश्चन 100 मत करो, बल्कि सरल सरल क्वेश्चन 500 कर लो, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, यानी कि टेस्ट देते हुए ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? आप लोग कठिन क्वेश्चन 100 या 50 मत करो, आप लोग सरल क्वेश्चन ज्यादा कर लो। जिससे, और हमेशा ध्यान रखना, नीट में बोला था कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है बच्चे को 1 मिनट दिया गया है खाली क्वेश्चन करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप डायरेक्ट माइंड से भी कर सकते हो, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। लेकिन वही बात है कि आप लोग फंसे रहते हो, DC पांडे लगानी है मुझे तो उससे नीचे लगाऊंगा तो फिर मेरा वैल्यू नहीं रहेगा। या मुझे तो वो क्वेश्चन लगाना है बायोलॉजी का जो सबसे अलग है गधे। मुझे छोटी चीज नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता है कि सुनो साइक्लिक प्रोटोफॉस्फेट, मुझे ये नहीं पता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, लेकिन मैं तो ये पूछूंगा कि ETS का बताओ पहला वो कौन सा है। आगे का तो क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन, जैसे नीट में कौन सा है, PS फर्स्ट बताओ, PS फर्स्ट का कितने nm की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बच्चा वो गलत कर देगा तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें 700 लगा देगा 680, सही है। लेकिन उसे चाहिए क्या कि वाटर की स्प्रेडिंग, ये बताओ साइक्लिंग क्यों नहीं हो रही है, ये बताओ मैंने। तो इन चीजों से आप लोग बचो। आप लोग किसी को जज नहीं करना है, आप लोगों को अपने अंदर सिंपल सा सुधार लेके आना है, और वो तब लेके आना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे लगभग में 8 से 9 साल हो गए नीट का पेपर देखते हुए। साहब पूरा नॉलेज है कि कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे टीचर बनाते हैं। सिंपल सा मैंने एक ही फंडा देखा है कि आप लोग सिंपल चीजें तैयार कर लो बस। क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हो, मुझे पता है इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि आप लोग अगर लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर उतना ही आपको ध्यान होगा। मतलब है हमें डीपली बहुत ज्यादा नहीं जाना है, आपको टीचर नहीं बनना है। आप लोगों को एवरेज टाइप से हर चैप्टर को तैयार रखना है कि अगर मैं आपको इकोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो आपको एनिमल किंगडम के भी एग्जाम्पल पता होने चाहिए। और ये तो सबसे बड़ी कमी होती है जो आप लोग सीखते हो कि सर टेस्ट ये नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो क्यों कहते हो कि तुम लोगों का बेस ही तैयार नहीं है पूरी तरीके से। अगर आप लोगों को हर चैप्टर का बेस तैयार है तो आप कभी नहीं कहोगे ये बात कि टेस्ट कहां से आएगा। आप लोग कहोगे ठीक है सर कोई सा दे दो, मैं तो रिवाइज करना है मुझे तो खाली बस। समझ रहे हो? तो इतने बेटा आप लोग तैयार रहो। और नीट का मतलब भी यही होता है, नीट का नहीं किसी भी एग्जाम का, कि आप लोग इतना तैयार रहो कि आपको कोई भी टीचर कहीं से भी क्वेश्चन दे या कहीं से भी टेस्ट दे तो आप लोग कहो हाँ ठीक है बस रिवाइज करेंगे बात करें। और मैंने ये बात पहले दिन ही बताई थी कि जिस दिन आप 10वां चैप्टर अगर पढ़ भी रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक होता है नहीं, अगर आपको मूवी दिखाऊंगा, एक दिखाऊंगा नहीं हाँ अभी कह रहे हैं कौन सी दिखाओगे, मूवी नहीं दिखाऊंगा लेकिन अगर वो न्यू मूवी है और मैं 20 से स्टार्ट कर दूं, आपको बताओ स्टोरी समझ में आएगी? सुनो नहीं आएगी, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा मूवी देखने का। आपको लोग क्यों दिखा रहा था? अब वही बात है, तुम समझ जाओगे चलो ठीक है 11 लोगों, लेकिन 90% लोगों को समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आपको अब देखने से क्या फायदा, आधी तो मूवी हो गई। आपने वो भी देखा होगा अगर सॉन्ग के बाद थोड़ा सा मूवी निकल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैक करते हैं। समझ रहे हो? ये तो सब लोगों को पता होगा। वो पहले रिवाउंड आते थे 2 4 8 16 32 भगाते थे उसके, और 16 से भगाते तो मूवी जल्दी निकल रहा है। वो कहता है पीछे कर, और सीन कैसे निकल गया मिथुन का जो आ रहा था वो। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग कर लेते हैं। और लेकिन यहाँ किताबों में अगर थोड़ा सा टॉपिक पीछे का आपको पता नहीं है तो वो नहीं करते केवल। तो यही होता है पढ़ने का मतलब, ठीक है। मेथड इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो देखो ऐसे ही आएगा।
यहाँ देखो बेटा, तो मैंने कहा यहाँ पे दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, कन्वर्ट किसमें होते हैं, दो एसिटाइल कोएंजाइम में। यहाँ पे क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, और एक CO2 क्या होगा बेटा, रिलीज। क्या होगा, इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होता है, 2 कार्बन, और ये कितने कार्बन होता है, 3 कार्बन। यहाँ पे मिले कितने, हमें 2 मिले NADH। इतना क्लियर है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो स्टार्ट होता है बेटा वो होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को तो पढ़ना है आज हमें, ठीक है। यहाँ पे एक बार साइकिल को देखते हैं, ये है तुम्हारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको बोलते हैं TCA साइकिल, इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, और क्या नाम से बोलते हैं बेटा, C6 साइकिल, और बताओ और भी कई सारे नाम है, और एक क्रैब साइकिल तो मेन नाम भूल ही गए, क्रेब साइकिल, ठीक है। तो ये सब इसके नाम है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था, सबसे पहले ये बताओ पायरुवेट था जो कितने कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन। मैंने कहा यहाँ पे बेटा CO2 क्या होता है, रिलीज, इसीलिए यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। एंजाइम कौन सा था जो यूज हुआ था अभी, डिहाइड्रोजनेस था, पायरुविक डिहाइड्रोजनेस, ध्यान रखो बेटा। और यहाँ पे COA क्या होता है, ऐड होता है, और आपको पता है कोएंजाइम ऐड होगा ना, और ये ऐड होगा तो ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, और यहाँ पे हमें क्या मिल गए, 2 NH, सही है। तो हम लोग दो बॉन्ड करेंगे, और यहाँ पे बेटा आप लोग बताओ 2 इसके मॉलिक्यूल होंगे और 2 क्या होंगे, पायरुवेट, यानी कि पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है फर्स्ट जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन होता है, 4 कार्बन। 2 कार्बन ये है तो कितने कार्बन बनेगा बेटा, 6 कार्बन, और यहाँ पे बन जाता है सिट्रिक एसिड जो होता है 6 कार्बन। मैंने कहा था हर साइकिल का आप लोग बस फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बन रहा है वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बकाया नीट में बीच में से क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है जो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ ऐसे बोला जाता है कि बताओ यहाँ पे एक अकेला कंपाउंड ऐसा है जो 5 कार्बन होता है, और वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसलिए यहाँ पे भी इस टर्म ना लो। ये बोल सकता है कि बताओ क्रेब साइकिल में अकेला 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब सुनो बात को बेटा, सिट्रिक एसिड है, यहाँ पे क्या है, सिट्रिक एसिड है, और ये कन्वर्ट किसमें होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। अच्छा उससे पहले भी कन्वर्ट होता है, सही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी नहीं है, ठीक है, तो मैं भी उतना जान नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गए, 2 NADH, क्या मिल गए, और यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन फिर से। अब आप लोग बताओ एक CO2 फिर से निकल गया, तो अब इसीलिए ये जो है तुम्हारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन है, 5 कार्बन। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। अगले देखो यहाँ पे अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, और यहाँ पे फिर से क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। तो आप लोग बताओ यहाँ पे फिर से क्या निकलेगा, एक CO2 निकलेगा, और यहाँ पे NADH बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, GTP, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड, जो होता है कितने कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। और सक्सिनिक एसिड का किसमें होता है, मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड किसमें होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। हालांकि मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आप लोग अगर चाहो तो उसको लिख सकते हो। देखो एक बार सुनो, आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, पहले वो सुनो, ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बन रहा है, तो कौन सा बन रहा है, सिट्रिक एसिड। दूसरा आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ए रिसीव कौन कर रहा है, ऐड कौन कर रहा है, तो कर रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन है, और जो बन रहा है वो कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और जो आ रहा है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ये बात क्लियर है आप लोगों को, पहली चीज याद रखनी है। दूसरी सुनो, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार हुआ, सही है, तो एक नहीं 2 बार यहाँ हुआ, 1 बार यहाँ हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ 3 बार। कितनी बार बोल सकता हूँ, 3, यानी कि 3 शेड्यूल रिलीज होते हैं, और 2 बार में कितने जाएंगे, 6, सही है, 2 बार काउंट करना है। इसके बाद आप लोग बताओ यहाँ पे हमें NADH कितने मिले, तो मिले 3, कितने मिले, 3। देखो एक यहाँ पे मिला, और एक बेटा कहाँ, यहाँ, और एक कहाँ मिला, यहाँ, तो 3 NADH मिले, इसका मतलब 2 बार चलेगी तो कितने मिल जाएंगे, 6, सही है, 6 मिल जाएंगे। और इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो एक मिला हमें FADH और एक मिला GTP। अगर आपको इतना पता है, और एक मैंने बात बताई, एक क्वेश्चन मैंने देखा था खाली बस कि अकेला कंपाउंड कौन सा होता है जो 5 कार्बन होता है, तो वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा,
बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आप लोग काउंट अच्छे से आना चाहिए। आप लोग ये, अगर मैं इनकी बात करूं कौन सा कंपाउंड किसके बाद बन रहा है, तो मेरा एक ट्रिक था जो मैंने याद किया था उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई करता था, आपको आप चाहो तो याद कर लेना। ये था, अभी अजीब सा नाम है, बन तो नहीं रहा है कुछ, लेकिन फिलहाल मेरा मुझे तो याद है। ये अब ये क्या बन रहा है बताओ? इसको मैं तो बोलता हूँ पेशियोकस फमो, अब पता नहीं क्या है ये और मुझे इससे याद है भाई पेशियोकस फमो। और इससे देखो पी से होता है क्या? पायरुविक एसिड, ए से एसिटाइल कोएंजाइम में, सी से सिट्रिक एसिड, फिर सी से सिस एक्टिनिक एसिड, और इसके बाद आई से आइसोसिट्रिक एसिड, ओ से ऑक्सैलो एसिटिक, के से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, एस से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और इसके बाद एस से सक्सेनिक एसिड, एफ से फ्यूमेरिक एसिड, एम से मैलिक एसिड, ओ से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आपको अगर सीक्वेंस में याद करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, लेकिन हालांकि तुम्हारी जो किताब है उसने कौन कौन से दिए हैं? पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में, इसके बाद सिट्रिक एसिड, ये 3 दिए। इसके बाद डायरेक्ट आ गए यहाँ पे, और इसके बाद डायरेक्ट कहाँ गया बेटा? ए मैलिक एसिड, और इसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक। तो आपके साथ सक्सेनिक एसिड में लिखा है। चलो इतने आपको किताब ने दिए, बीच वाले नहीं दिए, तो आप लोग चाहो तो इतने याद कर सकते हो। तो ये लिख लो कहीं पे अगर आपको सही लग रही है तो। ये है पेशियोकस फमो, होता नहीं क्या है, ठीक है। अब मुझे फिलहाल ऐसे याद हो गई तो मैंने आपको बता दिया, आप लोग कैसे याद करो। मैंने घर और बताया बेटा, नीट का मतलब पता है क्या होता है? नीट में आप लोगों को क्वेश्चन से हो जाए, चाहे वो किसी ट्रिक से हो, चाहे आपने कोई ट्रिक बनाई हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, बस क्वेश्चन से ही कर दो। चाहे आपका कोई मेथड हो, चाहे खुद का मेथड हो, चाहे पापा का मेथड हो, लेकिन मेथड हो आप लोग को क्वेश्चन से हो जाए। ये मतलब नहीं कि आपने कैसे पढ़ा, कहां से पढ़ा, किससे पढ़ा, क्यों पढ़ा, सही है। मतलब है कि क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप लोग खुद सोचो कि आपने कितने भी मेथड अच्छे से पढ़ लिया, कोई मेथड बड़े तरीके से पढ़ लिया, अच्छे कई सारे मेथड से कर लिया, लेकिन आपका धोखे से क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर उस मेथड क्या मतलब बताओ? आपको तो 5 नंबर का है ना, आपको तो खाली स्कोर करना है, बस ये नहीं दिखाना है कि मुझे कितना आता है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं ना, नॉलेज बहुत होती है नंबर नहीं आता, लेकिन नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनका। बेटा नीट में सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती हैं। जैसे पहला तो हाँ चलो पढ़ाई ही लूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए रेगुलर पूरी साल। दूसरा अगर मैं बोलूंगा तो टाइम मैनेजमेंट आपका कितना अच्छा है, ये भी चीज बहुत डिपेंड करती है नीट में। ऐसा नहीं कि आप लोग इतने डिले काम करते हो कि आप लोगों को लग रहा है कि नीट का पेपर लेके बैठे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं 2 घंटे तक। आप लोग कितना फास्ट हो, कितना टाइम को मैनेजमेंट कर पाते हो, ये बहुत जरूरी होता है नीट के लिए। दूसरी चीज, और तीसरा मैं बोलूंगा छोटा मोटा होता है लक, जो ये भी बहुत अच्छा होता है कि जिसे आपने कुछ टॉपिक पढ़ा वही आ गया नीट में, और जो आपने धोखे से नहीं पढ़ पाए वो नहीं आया, तो आप अच्छे हो लक में। दूसरा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे किसी का फोटोसिंथेसिस मान लिया थोड़ा बेकार है चैप्टर, सही है, उसने सोचा कि ठीक है 1-2 क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे, सही है। अब लो उसी से आ गए 6-7 क्वेश्चन, तो क्या है प्रॉब्लम है ना। अब ये तो तुमको भी नहीं पता है, दूसरे को भी नहीं पता है, वो तो अपना तुम क्या कर रहे हो, बस पढ़ाई कर रहे हो। डिपेंड किसके हो, नीट पे, एग्जाम जैसा आएगा। तो ये भी एक होता है, लेकिन मैं बोलूंगा बहुत सारी चीजें होती हैं जो नीट के लिए जरूरी होती हैं। आप लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चंस की कैसे कितने घंटे में आप लोग टेस्ट देते हो तो उसमें ये भी किया करो, ये नहीं खाली बायोलॉजी करते रहना है। आप लोगों को ये भी करना है, बायोलॉजी करना है, वो भी कितनी देर में, खाली 1 घंटे में बस, बहुत टाइम तो 1 घंटा 10 मिनट, और 1 घंटा पूरा किसको देना है, केमिस्ट्री को, 1 घंटा पूरा फिजिक्स को। ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटे बायोलॉजी कर ली, 1 घंटे केमिस्ट्री कर ली, फिर 10 मिनट बचे, अब उसमें जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हो कुछ अच्छे डिजाइन बना देते हैं ABCCBABC, ठीक है, या सोचते हैं कि इसका A मान लेते हैं, इसका C मान लेते हैं, इसका B मान लेते हैं। बेटा इतने ज्यादा अगर आप लोग जानने वाले होते और ऐसे समझ जाते तो फिर
क्या ही बात है। तो आप लोग वो है ना, वो कौन है वो जो बता देती है लड़की, लालू प्रसाद की नहीं कर रहा हूँ, सुहानी, जानते हो लोग सुहानी को, मैजिशियन। वो आपके फोन का पासवर्ड बता देगी आपकी शक्ल देख के। अरे क्या देखना आप लोग इंटरव्यू, वो ये भी बता देगी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है अभी। और ये ट्रिक होती है बहुत सारी, और वो रियल होता है, ऐसा नहीं झूठ होता है बेटा। वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी को पढ़ लेंगे कि आप लोग क्या सोच रहे हो, सही है। और इसीलिए कभी आपको फ्री टाइम मिला करे तो एक्टिविटी किया करो। क्या दिक्कत है उसमें, खाली किताबें पढ़ने से। आप लोग मूवी देखते हो अजय देवगन, सन्नी देओल की, क्या देखते हो, उनसे मिल क्या रहता है। मैंने बहुत लोग देखे, जैसे कुछ लोग होते हैं उसके बहुत सपने होते हैं, क्या होता है बिग बॉस। इतना बिग आज तक मैंने नहीं देखा कभी। मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग आपने देखा होगा सीरीज बहुत देखते हैं। सीरीज का मतलब वेब सीरीज, आज तक मैंने कोई नहीं देखी, आज तक, इतना बड़ा हो गया। तीसरा, कुछ लोग उसके बहुत वो होते हैं सीरियल, इतना बेकार लगता था ना, साथ निभाना साथ दिया। मुझे पता ना, मम्मी भी देखती है तो सुनो सुनो, ये सब चीजें करते हैं, टाइम वेस्ट चीजें हैं। आप लोगों को कुछ देखना है तो बेटा ये देखो ना कि हम साइकोलॉजी की बुक पढ़ ली कोई, सही है। कुछ ना पढ़े तो आप लोग ये सोचो कि बेटा सुन लो, कुछ ना, अगर आप लोग सोचो तो यही सोच लो कि लाओ कुछ नहीं आ रहा तो भूगोल ही पढ़ ले। अगर आप बायोलॉजी से तो क्या है, अरे आपको अगर नॉलेज रहेगी चांद तारों की तो बेकार रहेगी क्या। अगर आप, मैं बता रहा हूँ खाली पे क्या करो, खाली रहने पे, ऐसा नहीं खाली रहने पे आपने मूवी लगा ली दिलवाले, ये नहीं करना है। सुनो सुनो, अब आप लोग आपने बायोलॉजी पढ़ ली, अब आपको लग रहा है आज तो मैं रिलैक्स हूँ, बिल्कुल टेस्ट देके आ गया, आज तो मैं नहीं पढ़ूंगा, कसम खा लेते ना बच्चे बहुत सारे कि अब नहीं पढ़ूंगा। तो उस टाइम पे आप ये किया करो, जैसे आपको कुछ नहीं करना, इंडिया का नक्शा देखो एक बार अच्छे से भाई। अगर आपको नॉलेज रहेगी ना कि राजस्थान किधर है तो बेकार रहेगा क्या। बहुत सारे बच्चों को यहाँ नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश किधर राजस्थान है और कैसे जम्मू कश्मीर है। तो ये चीजें पढ़ो, ये चाइना किस साइड है कि बांग्लादेश किस साइड है, ये होता है एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना। अगर ज्यादा ही कुछ देखना है तो सेलिब्रिटी के बारे में देखो बस खाली, कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, ऐसा नहीं देखना है। जैसे सुशांत राजपूत था, उसके बारे में उसकी बायोग्राफी देखो, हाँ सक्सेस को देखो। ये मत देखो कि वहां पे वो गद्दार हीरो को मार रहा है, हीरो गद्दार को मार रहा है, वो तो खाली फालतू की होती। चलो अगले आते हैं बेटा। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ, ये लिंक रिएक्शन समझ गए। ये बेटा कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो आप लोग पहले बताओ मुझे, ये आप लोग ट्रिक समझ गए, पेशियो प्लस फमो। अगर आप लोग ध्यान रहे तो उससे हेल्प मिल सकती है, तो आप लोग ले लेना है, अगर नहीं मिल रही तो आप लोग अपना कुछ बना लेना, ठीक है। हालांकि मेरी चीज मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद देखो, इससे हमें यह हेल्प मिलती है कि हमें कंपाउंड के नाम तो पता होते हैं बेसिकली, लेकिन हमें एक सीक्वेंस पता नहीं रहता कि किसके बाद क्या बनता है। तो आप लोग इससे आपको आसानी मिल जाएगी। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, पी फॉर क्या है बेटा, पायरुविक एसिड, ए फॉर एसिटाइल कोएंजाइम, सी फॉर सिट्रिक एसिड, सी फॉर सिस एक्विलिटिक एसिड, इसके बाद आई फॉर आइसोसिट्रिक एसिड, के फॉर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इसके बाद एस फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम, इसके बाद सक्सेनिक एसिड, इसके बाद फ्यूमेरिक, और इसके बाद मैलिक, और इसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इससे आपको ट्रिक तो हेल्प तो मिल जाएगी। बकाया आप लोगों को एटीपी, वो एनएडीपीएच, एफएडीएच टू जीटीपी के बारे में पता है, कितने कितने बन रहे हैं आप लोग पता है, कौन सा 5 कार्बन कंपाउंड है, कौन सा 4 कार्बन, कौन सा 6 कार्बन पता है आप लोगों को। बस इसमें ये तो है, और क्या है, पढ़ लें इसको। चलो पढ़ लेते हैं क्या गलत होगा, ठीक है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार बताओ मुझे, ये वाला रिएक्शन देखो, यहाँ आप लोग बताओ 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल होंगे, कितने होंगे, 2। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे मिला क्या गया, 3 CO2 मिला, कितना मिला, 3 CO2 बना, 4 NADH बन गए, और यहाँ पे कह रहा है बेटा एक क्या बन गया, FADH, और एक क्या बन गया, ATP। समझ गए आप लोग। ये 4 पता है कौन सा है, 3 तो मिले हमें क्रेब साइकिल से, और एक कहां से मिला, लिंक रिएक्शन से, और इन सबको क्या कर दो, into 2। बस ये चीजें आपको मिली है, ठीक है। तो क्या क्या मिला है देखो, अगर into 2 करोगे तो 6 क्या हो जाएंगे बेटा, CO2, 8 क्या हो जाएंगे, NADPH,
इसके बाद दो क्या हो जाएंगे, FADH2, और दो क्या हो जाएंगे, ATP में मिला TTP, भाई 2 ATP। क्लियर हुआ? तो ये सब हमें मिला है, और ये कहाँ हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर हुआ? तो हमें ATP कितने मिल गए, 24। कितने मिल गए, 24। क्लियर हुआ? चलो अब देख लेते हैं इसको क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो क्या क्या लिखा हुआ है क्रेब साइकिल में। देखो इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम TCA बोलते हैं। कह रहा है स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, इसीलिए वाटर भी दिया जाता है। देखो यहाँ पे चांद लिखा हो, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर। देखा है, टू यील्ड क्या बनता है बेटा, सिट्रिक एसिड। क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। अगली कह रहा है द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाओ यहाँ पे। अगले कह रहे हैं एंड द मॉलिक्यूल ऑफ को एंजाइम ए क्या हो जाते हैं, रिलीज। क्या हो जाते हैं, यानी कि COA रिलीज हो जाता है, और बेटा सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। किससे, एसिटाइल को एंजाइम ए से। अगले देखो कह रहा है सिट्रेट इज देन आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट। अब देखो यहाँ पे इसने दिया है, लेकिन इसने साइकिल में नहीं दिया है, तो इसीलिए मैं कह रहा था वो ट्रिक इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सिट्रेट जो कन्वर्ट किसमें होता है, आइसोसिट्रेट। ये आइसोमराइज हो गया। और अगले कह रहा है इट इज फॉलो बाय टू सक्सेसिव स्टेप और डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिलीज ऑफ CO2। इसका मतलब क्या होता है बेटा, रिलीज ऑफ CO2। अगले कह रहा है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसके बाद क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो होता है 5 कार्बन, अकेला कंपाउंड है, यहाँ पे भी स्टार बना। और कह रहा है एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम A, और उसके बाद क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, मतलब COA देना पड़ता है फिर से। और कह रहा है इन द रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सिनाइल को इज ऑक्सीडाइज होता है टू द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। और कह रहा है अलाउ द साइकिल टू कंटिन्यू, और इसके बाद लगातार ये साइकिल चलती रहती है। तो पहले क्या बना, सिट्रिक एसिड, उसके बाद क्या बना बेटा, आइसोसिट्रिक एसिड, और इसके बाद क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, मैं बोल तो रहा है। और इसके बाद क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, और इसके बाद क्या बना, सक्सिनिक, फिर फ्यूमेरिक, मैलिक, और इसके बाद क्या बन गया, ऑक्सैलो। अगले कह रहा है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP मिलता है, हमें पता है, आपको बनता है, पता है। और अगले कह रहा है दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब आपको बताया ATP बनने को क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। अगले कह रहा है इन अ कपल रिएक्शन GTP इज कन्वर्ट टू GTP विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। जैसे ATP से ADP होता है, ऐसे GTP से क्या बनता है, GTP, जब खर्च होता है तो। अगले क्या है, आल्सो देयर आर 3 पॉइंट ऑफ द साइकिल। 3 पॉइंट ऐसे थे जहां पे NAD किसमें रिलीज हुआ, NADH2 में। किसमें हुआ, NADH2। देखो 1 पॉइंट कह रहा है वेयर, और 1 पॉइंट ऐसा हुआ जहां पे FAD से क्या बना बेटा, FADH2। तो 3 जगह बने NADH2, और एक जगह क्या बना, FADH2। कह रहा है द कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बाय द TCA साइकिल रिक्वायर द कंटिन्यू रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक। हां वो तो बनता रहेगा लगातार। और कह रहा है बेटा द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, अरे मतलब यही तो हुआ, यानी कि जो पहला जो कंपाउंड था उसका सेट किसने किया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने, और जो फर्स्ट बना वो कौन बना, सिट्रिक एसिड। अगले देखो यहाँ पे कह रहा है द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेटरी मे बी रिटन एज फॉलो। अब यहाँ पे यहाँ पे पूरा वो बता दिया है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या बन रहा है। एक बार देख लो इसको अच्छे से। और ये बेटा ये देखो मैं आपको एक और करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये रिएक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और ज्यादा थ्योरी से नहीं पूछता है, वो ऐसे रिएक्शन से डायरेक्ट पूछ लेता है कि कहाँ पे हमें कितना क्या मिल रहा है। ठीक है, ये तो ये किसका हो रहा है, 1 साइकिल का हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा, 1 क्रेब साइकिल। चाहे लिख लो आप लोग, सही है, क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं बन रहा है। अगर ये 2 टाइम चलेगी तो सब कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। सही है,
एक बार रिवाइज कर लो, बातें मत करो, रिवाइज कर लो, बातें जल्दी करने लगते हो। ट्राई कार्बोनिलिक एसिड साइकिल, 3 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना इसमें। कहाँ चला है 5 घंटे भाई? तेजापुर गया था। तो क्या कह रहा है? अरे कुछ नहीं कर रहा, अच्छी बात है। अरे आपसी बात तो मैं सुनूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरा दोस्त सही क्या? बताओ बताओ मुरली सर बताओ। ये कह रहा है कि मैंने 5 घंटे बाइक चलाई थी। और क्या कह रहा था? कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। बारात में गया था, फिर क्या कहता था? अब ना तो ना सुनूंगा, बताओ ऐसे बताओ बताओ। ये कह रहे हैं कि तुमने फोन लगाया था मेरे से। अच्छा ये बातें कर रहे हो, चलो कर लो। सुन लो क्या कह रहा है सारा। वो शादी में क्या तो बताना चाहिए ना तुम्हें। हाँ वही तो बात है। मैं क्या बताऊं शादी में? फोन लगाया तो वो गाने गा रहा था। ये नहीं बताएंगे कि अभी सर ने क्या पढ़ाया है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बात तो ये करवा लो है शादी की, बारातों की। बेटा शादी वादी में चाहे खुल जाता कभी भी जाएगा वो। नहीं जाता, शादी में नहीं जाता। शादी में नहीं जाता। हाँ जाना भी चाहिए लेकिन बहुत कम जाना चाहिए। जहाँ लग रहा है कि जाना ही चाहिए तो वहाँ जाना चाहिए। अब मेरी तो दावत इतनी होती है, मैं क्या करूँ? अब यहाँ पे कोई दूसरा जाने वाला है नहीं, जाना ही तो होता है, हम लोगों को जाना होता है। और ना जाओगे तो उन आप लोग तो बांध के ले आते हो। हाँ बांध के ले आते हैं, सही कह रहे हो। फिर मैं लेके जाते हैं बड़ा सारी। अब क्या गाते हैं, बांध के कैसे गाएंगे? अभी तो ऐसा है कि ठंड हो रही बहुत ज्यादा। अगर तुम अकेले भी कहीं जाओगे तो ठंड लगेगी बहुत ज्यादा। तो 2 लोग जाते हैं तो इस चक्कर में जाना होता है। वो लोगों से ठंडी लगती है। ए ठीक है, 2 लोग हम पीछे बैठा हुआ। चलो बेटा आप लोगों ने रिवाइज कर लिया, पहले बताओ हो गया रिवीजन? रिवीजन हो गया, ठीक है। तो आप लोग पहले मुझे ये बताओ, आप लोग ये समझ गए क्रेब साइकिल के बारे में, लिंक रिएक्शन के बारे में और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। पूरा अगर नहीं आपको याद हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को काउंटिंग वॉचेस आनी चाहिए कि कहाँ पे एटीपी बन रहा है, कहाँ पे एनएडीपीएच बन रहा है, क्या क्या बन रहा है। ठीक है, सब पता होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ठीक। तो अगले देखते हैं। तुम्हें पता है शादियों बहुत रहता है। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, बगैर कहीं नहीं जाता हूँ। पूरी साल में रिलेशन की शादी में तो एक नहीं गया हूँ अभी तक। मुझे जैसे नहीं पता किसकी शादी हो गई किसकी नहीं हुई है। यार पीलीभीत में रखा है, पता क्या किसका? घर वाले बताते हैं कि पापा तुम्हारे वहां गए थे शादी, तो किसकी शादी होगी? वहां से की होगी। ठीक है चलो ए अब बोलो मत बेटा, शाम को कौन आएगा शादी के लिए? अब कर लेंगे किसमें? फॉस्फोरिलेशन। सुनो 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 सुनो, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी का फॉर्मेशन। और क्या बोल रहे बताओ? ये कहाँ लिखा है बता। फॉस्फोरेस, हाँ वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो नहीं बोल, हाँ वही हो सकता है। सभी को बता दूंगा मैं आपको। यार लेकिन यहाँ पर सुनो, एक तो ये लिखा है देखो फॉस्फोराइलेशन, दूसरा कहाँ लिखा है बताओ? कहाँ पे? हाँ ठीक है, ठीक है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो बेटा यहाँ पे ये क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार।
कह रहा है वी हैव टिल नाउ सीन दैट द ग्लूकोज हैज बीन, बोलो मत, बोलो मत। यहाँ कह रहा है ए ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। कितने मिले? 8 ही तो मिले। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, अब 4 भूल जाओ, 8 ध्यान रखना है। जो एनसीईआरटी में लिखा है वो क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है देखो CO2 मिला हमें, कितना मिला बेटा? 3 बार हुआ ना डीकार्बोक्सिलेशन, और इसके बाद 8 मॉलिक्यूल इसके मिले NADH, 2 किसके मिले? FADH2, और कह रहा है सिंथेसाइज बेस्ड जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इन TCA साइकिल, यानी कि इन क्रेव साइकिल। अब ये वाली लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। सही है? क्या क्या मिला? CO2 मिला, 8 हमें क्या मिले? NADH, और 2 क्या मिले? FADH2, और 2 क्या मिल गए? ATP, और साफ साफ लिखा है इन TCA साइकिल। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे हम लोगों को टोटल पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है रट गया है आपको। अगले कह रहा है बेटा यू मे बी वंडरिंग व्हाई वी हैव बीन डिस्कसिंग रेस्पिरेशन एट ऑल, नाइदर O2 has come into the picture nor the promised large number of ATP has yet been synthesized. Also, what is the role of NADH and FADH2 that is synthesized? Let us now understand the role of oxygen respiration and how ATP is synthesized. जो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ATP की। अभी हमने ये बात की है क्या? NADH2 बना है, ये तो बात कर रहे हैं लगातार। ये हम बात कहाँ कर रहे हैं? ATP कहाँ बने? तो ATP वगैरह और ऑक्सीजन कहाँ पे यूज हुआ है वो सब हम लोग अब क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ये भी पार्ट किसका है? रेस्पिरेशन का। अभी सुनो, बोलो मत कोई। अभी हम लोगों को देखा जाए तो कितने ATP मिले बताओ अभी तक? खाली 2 ATP, और वो भी किससे मिले? ग्लाइकोलाइसिस से। बकाया अभी तक कोई ATP हमें नहीं मिला है। अभी हम लोग कोई भी खर्च नहीं कर सकते। ये NADH FADH2 वैसे होते हैं, ये करेंसी मॉलिक्यूल होते हैं, टाइप के एनर्जी से भरपूर होते हैं, लेकिन अभी इनको ब्रेक डाउन करके और बनाया जाएगा क्या? ATP, और उसके लिए हमें पढ़ेंगे क्या? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है। अच्छा, अब मैं कुछ बातें पूछ रहा हूँ आप लोगों को, बताओ मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने और कहाँ देखा था? और भी ऑर्गेनिज्म में होता है ETS, हाँ बताओ। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अबे गधो, क्लोरोप्लास्ट में भी तो होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में हम वहां वो ATP खुद ही खर्च हो जाते हैं डायरेक्शन में, इसकी हम उनकी बात ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ETS होंगे वो किसमें खर्च होंगे? सेलुलर यूनिट में, यानी कि हमारी एक्टिविटी में खर्च होंगे, और इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल। ये कहाँ पे होते हैं ETS? तो ये होता है बेटा, आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है इनर। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो एक आपको पता होगा, ये क्या होगा? यहाँ देखो, ये वाली मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर, और ये कौन सी होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद ये सिंगल लाइफ रिलेशन क्या बोलते हैं? क्रेस्टी, सही है। और इसके अंदर होता क्या है? मैट्रिक्स, सही है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अनोखा क्या होता है? तो एक राइबोसोम उसका पास खुद का होता है, खुद का DNA भी होता है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया हम बोल सकते हैं फिजन टाइप से क्या करती है? डिवाइड करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस बात पे डिपेंड करता है? कि सेल के अंदर कितना होगा, बताओ किस पे? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस बात पे डिपेंड करेगा? आप लोग को सोचो बेटा, ये तो सोच सकते हो आप लोग, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? ATP बनाना। हाँ वो तो है, मैं ये कह रहा हूँ एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होने हैं ये किस बात पे डिपेंड करेगा? क्योंकि वेरिएबल नंबर होता है, ये डिपेंड करेगा बेटा फिजियोलॉजी एक्टिविटी ऑफ द सेल। अरे ये आपका लिखा हुआ है सेल चैप्टर में, आप लोग ना पता हो तो लिख लो कहीं पे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखना है बेटा? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली होता है किसका? फिजियोलॉजी एक्टिविटी ऑफ क्या? सेल, यानी कि सेल का फिजियोलॉजी एक्टिविटी कितना है उस बात पे डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर।
फिजियोलॉजिकल लिखना, ठीक है? ये मैं कितना गंदा लिखा है। सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इस बात पर डिपेंड करता है कि सेल का एक्टिविटी कितना है। जैसे अभी आप लोग बताओ बेटा, कोई मसल सेल है, कौन सी सेल है? तो आपको पता है मसल्स का काम लगातार कॉन्ट्रैक्शन का होता है, तो वहां पे एटीपी आना चाहिए और ज्यादा चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? वहां पे मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन ज्यादा चाहिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा चाहिए तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ज्यादा होगा। अब ये कान है यहाँ पे, इसका क्या काम है? कुछ काम है क्या? अरे वो तो है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये मिटना की बात कर रहा हूँ। अरे वो तो है, लेकिन ऐसा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, चल फिर रहा है, ऐसा ही जैसे। तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी से क्या है? बहुत कम है, तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नंबर क्या होगा? बहुत कम होगा। समझ गए? तो एक्टिविटी सेल की जहाँ ज्यादा वहां नंबर ज्यादा, और जहाँ कम वहां कम। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो बेटा आप लोग बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको क्लियर हुआ? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पे साइंटिस्ट बोल रहे थे खुद का सेल भी हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज्यादा मसल सेल में होगा मेरे हिसाब से, तो मसल सेल में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो होता है वो मसल का ही होता है। सही है? अब ये मत कहना कहाँ की मसल का होगा, तो मैं बोल दूंगा स्केलेटल मसल का होगा ज्यादा। सर किसी डाइट से कलर किया जाता है तब दिखता है नहीं हैं? हाँ इसे हाँ ड्रेन के द्वारा ये दिखता है, ड्रेन किया जाता है, ठीक है? कलर स्टेन, हाँ वही वही। तो आप लोग ये सब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में जानते हो आप लोग, इसके पास खुद का राइबोसोम का 70 है। तो अब हम लोग देखते हैं, इधर देखो, एक बार क्वेश्चन ये आया था नीट में, यहाँ पे देखो, एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ये जो ये होता है फोल्डिंग, ये क्यों होता है? तो ये होता है इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है? और इसके इनर मेम्ब्रेन पे होता है क्या? ETS, जो सो हम पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है? और बेटा दूसरा देखो, अब हम लोग पहले ही बताओ, सारा कुछ बन गया, NADH2 बन गया, FADH2 बन गया, सही है? अब हमको क्या करना है? उसको सबको कन्वर्ट करना है किसमें? ATP में, और हमें यहाँ पे करवाना है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। सही है? अब देखो क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग साइकिल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोटो नहीं बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये साइकिल है, जो आपको बहुत घाटे लगता होगा देखने में, लेकिन आप लोगों को यहाँ से भी बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं मैडम। कितने होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या ध्यान रखना है, वो सब आपको बताऊंगा। और लास्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स 5, जहाँ पे क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन। सही है? ETS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। एक तरफ हमें क्या बनाना है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बनाना है? प्रोटॉन ग्रेडियंट, मतलब हाइड्रोजन इकट्ठे करने हैं, जैसे हमने वहां किए थे क्लोरोप्लास्ट में। किसके अंदर? थाइलेकोइड के ल्यूमेन के अंदर ज्यादा किए थे, और बाहर क्या हुए थे? कम। ऐसे यहाँ पे हमें एक तरफ ज्यादा, एक तरफ कम। यहाँ पे भी होते हैं F1 F0 पार्टिकल, और वहां पे भी थे। सही है? बस हमें एक तरफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा करनी है, एक तरफ क्या करनी है? कम। जब हाइड्रोजन निकलेंगे किससे? F1 F0 पार्टिकल से, तो वहां पे क्या बनेगा? ATP। सिंपल सा, समझ गए हम लोग? दूसरा देखो क्या क्या बचा इस चैप्टर में। ये तो हो गया तुम्हारा ये। इसके बाद क्या हुआ? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हो गया चैप्टर, इतना ही है बस। तो ये चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा, ठीक है? ये तो मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा फिर। आज कितना टाइम हो गया देखो? अभी नहीं हुआ बेटा, 21 हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन कल स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ये अच्छा साइकिल है, हम लोग कल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और ये चैप्टर भी कल क्या हो जाएगा? फिनिश। इसके बाद हम लोग कौन चैप्टर पढ़ेंगे? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप लोगों को अगर और कुछ पूछना है तो मुझसे पूछोगे, 10 मिनट बचे हैं अभी, पूछो। किसी को पूछना है कोई टॉपिक? सर वो जो पेपर था उसमें आपने बोला था वो हार्टबीट वाला कैलकुलेट करके बताइए। टेस्ट है ये है। चलो देखता हूँ। तब तक आप लोग सोचो, कोई टॉपिक सोचो, उसे पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है? पर
पे आपका हाथ है सबसे नीचे। ये तो 111 कौन सा ये और पहले आप बोले कि बात नहीं कौन सा बताऊं बताओ ये तुमने किया था बेटा ये बातें मत करो आप रिवाइज करो एक बार ठीक है देखो तो ये ऑनलाइन डाल नहीं क्यों ये क्या है ये तुम्हारा हो गया और इसके बाद ये क्या है ये वाला पहली वाली है तो यहाँ से बैठ जाएगा तो यहाँ जाएगा यहाँ से यहाँ जाएगा अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे राइट ये होता है लेफ्ट लेफ्ट की बात करेंगे सबसे पहले कहाँ जाएगा लेफ्ट उसके बाद कहाँ जाएगा लेकिन यहाँ पे कोई नहीं यहाँ पर अरोला नहीं है वेंट्रिकल लड्डू बैंक से यहाँ पे वेंटिकल कर लो दिया चलो और सर इसमें ये है कि मतलब हमारा जो मतलब 72 वाला सांस लेते हैं और यहाँ पर मतलब हार्ट बीट होती है तो इसमें 100 दे रखा है इन्होंने उसका 100 दे रखा है 3 का क्वेश्चन है तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा आएगा 100 आएगा इसका लेकिन यहाँ पर हमने 100 दे रखा है जिसमें से अगर हमारा 50% बाहर निकल जाएगा तो स्ट्रोक क्या हो रहा है? हाँ ये वाला बॉडी ये अपोलो का है ये हैमर से रखा है पहले आपको करना होगा 5000 बॉडी बस इसमें से इस वाले वाले में माइनस करके वॉल्यूम दिया हार्ट जैसे बीट किया सर इस वॉल्यूम पर
और स्ट्रोक वॉल्यूम बचेगा। हाँ बेटा आप लोग बातें कर रहे हो। उसका नहीं क्वेश्चन पता है क्या हुआ है आप लोगों को ये पता होगा मैंने आपको बताया था कि गलत नहीं छपा है कौन सा वाला वो क्वेश्चन डाल दो क्वेश्चन क्या है वो ये वाला देखो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा जहाँ पे कह रहा है कि कार्डियक आउटपुट कितना है 5 लीटर सही है और कह रहा है ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोलिस कितना है 100 ml था एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टम कितना है 50 ml कितना है तो यहाँ पे ये पूछ रहा है वो कि कार्डियक जो हार्ट रेट क्या होगा पर्सन का तो आप लोग ये बताओ अच्छा एक बार बताओ कार्डियक आउटपुट मैंने कहा था कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है इक्वल टू होता है ये हार्ट बीट मतलब हार्ट रेट जितना होता है यानी कितनी बार होता है 72 बार और साथ में क्या करते हैं मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम जो मैंने बताया था 75 ये देखो यहाँ देखो बेटा अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें किसकी बात करें कार्डियक आउटपुट पंप होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम और साथ में क्या कर दो यानी कि मैं बोलता हूँ स्ट्रोक वॉल्यूम और साथ में कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम तो सॉरी हार्ट रेट ये कर दो तो आपको बताया मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है आप बताओ 75 और कितनी बार बीट होता है 72 बार ये बताया था अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये पूछ क्या रहा है बेटा इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम ये हार्ट रेट पूछ रहा है ना कितना होना चाहिए तो अगर आप लोग हार्ट रेट करोगे तो ये क्या करोगे इसको SV के मल्टीप्लाई क्या कर दोगे कार्डियक आउटपुट अपॉन SV नहीं सॉरी कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम ये तो मैं से आपसे कर सकते हो ऐसे कर दोगे अब यहाँ पे बताओ कार्डियक आउटपुट ये हार्ट रेट पूछ रहा है कार्डियक आउटपुट कितना दिया है 5 लीटर 5 लीटर कितना हो जाएगा ml में 5000 तो 5000 ml यहाँ रखो और इसने 100 से कितना कर दिया 50 तो 50 तुम क्या कर दो स्ट्रोक वॉल्यूम और इसको ऐसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 100 है ऐसे होगा फॉर्मूला का ध्यान रखना है आपको ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट सही है हार्ट रेट तो ऐसे हो जाएगा क्लियर हुआ तो यहाँ पे इन्होंने बस इतना किया है कि अगर हम कोई चीज कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है ठीक है क्लियर हुआ लिखोगे कैसे कर लिया था चलो ठीक है क्लियर हुआ ठीक तो वहां पे पता है फोन में वो पेंसिल नहीं है तो देखिए मिलता है देख सकते हो इसका देते हैं क्या पेन टैब अब मैं कुछ लगाता तो नहीं उदास नहीं लगता है बायोलॉजी कर रहा हूं चलो और किसी बच्चे को डाउट है हां चलो अभी टाइम भी हो गया चलो तुम अभी आ रहा रुको इनका बीएससी का होगा मैं इसका नहीं होगा नीट का है क्या चल सर उसका रिजल्ट कब आएगा
ही तुम्हारा काम चलेगा। तुम्हें कितना लिखना है वहाँ? एक पेज में लिखाइए और एक पेज में लिखने के लिए तो इस तरीके से करके करो, तो नहीं पता है तो गूगल करो। ये सर मैं इस टॉपिक को मार्क करूँगा तो गूगल करो सही है ना मार्क करो उसके बाद ज़्यादा लिखना है मोलस्का के बारे में कोई चीज़। अरे ये फाइलम होता है, फाइलम कौन सा होता है? ये इसके अंदर एक मैरिन